Okay, students, today we will continue our topic of book Advanced Calculus 2. That is, our topic is sequence. So the next definition is null sequence. The next definition is null sequence. A sequence which converges to zero. A sequence which converges to zero is called null sequence. देखो जी, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में. उनको सिंपल मेथड से भी करेंगे, अलग अलग तरीके आएंगे हमारे पास, उनसे भी करेंगे. सो हमने जस्ट डिस्कस करना है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. सो अपनी डेफिनेशन है जी नल सीक्वेंस. अ सीक्वेंस व्हिच कन्वर्जेस टू जीरो इज कॉल्ड द नल सीक्वेंस. दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन इज देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, however small, there exist m belonging to naturals such that mod of an minus 0 is less than epsilon for all n greater than 0. an की जो वैल्यू है वो किस पर जाएगी? जीरो के ऊपर जाएगी, जैसे जैसे n जो है वो m से बड़ा होता जाएगा. तो इसी के बेस पर, इसकी डेफिनेशन के ऊपर एक थ्योरम है हमारे पास. थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 इज अ सीक्वेंस an is null if and only if sequence modulus of an is null. एक सीक्वेंस है, उसको हम नल सीक्वेंस बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ. रिजल्ट है जी इफ एंड ओनली इफ, दोनों साइड से चलेगा. तो देखो जी क्या करेंगे हम इसके प्रूफ में. बड़ा सिंपल सा 2 लाइनों का छोटा सा प्रूफ है. देखो जी, इफ एंड ओनली रिजल्ट है, मान लेते हैं लेट अ सीक्वेंस an is नल सीक्वेंस. जो गिवन था मैंने मान लिया an क्या है? नल सीक्वेंस है. an नल सीक्वेंस है तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? an कन्वर्जेस टू जीरो. जब भी डेफिनेशन की बात आती है तो वो इफ एंड ओनली इफ में काम करती है. मैं 2 बार प्रूव नहीं करूंगा, मैं इफ एंड ओनली इफ लगाकर एक ही बार में खत्म कर दूंगा. अ सीक्वेंस an इज नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ an कन्वर्जेस टू जीरो. ऐसे लिख लो, an कन्वर्जेस टू जीरो. अगर an कन्वर्ज जीरो को करना है तो इफ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. डेफिनेशन लगा दो, हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू नेचुरल्स सच दैट मॉडुलस ऑफ an माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू. इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली साथ चलता रहेगा. an में से जीरो माइनस किया तो बचा क्या? सिर्फ an. मॉडुलस ऑफ an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू. ये मॉडुलस में अगर मैं कुछ भी माइनस कर दूं, अगर इस मॉडुलस में मैं जीरो माइनस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. ये पॉजिटिव नंबर है मॉडुलस, उसमें मैंने जीरो माइनस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा. तो ये पूरा का पूरा नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा. तो इसके साथ फिर मैंने इफ एंड ओनली लगा दिया मॉडुलस. मॉडुलस ऑफ an माइनस जीरो का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू n. क्या कह रही है लाइन? मॉडुलस ऑफ an टेंड टू जीरो whenever n is greater than equal to m. This implies if and only if modulus an is null sequence. This implies modulus an is null sequence. an को null बनाना था, प्रूव कर दिया modulus an is null sequence. बस बात खत्म. यही 2 लाइनों का प्रूफ था छोटा सा. चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है जी सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इंफिनिटी. और इसी के साथ एक डेफिनेशन आएगी, सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी. और इसी के साथ एक डेफिनेशन आएगी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस. सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस. तो देखेंगे जी क्या है इसका मतलब.
a sequence an is said to diverges to infinity. डाइवर्ज का मतलब, कन्वर्ज का मतलब था रुकना, बंद होना, डाइवर्ज का मतलब है फैलना, तो ये बढ़ती जाएगी. अ सीक्वेंस एन इज सेड टू डाइवर्जेस टू इंफिनिटी इफ, हम वहां पर क्या लेते थे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, यहां पर लेंगे इफ फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0, वहां लेते थे हाउएवर स्मॉल, यहां लेंगे हाउएवर large. If for given delta greater than 0 however large, there exist m belonging to naturals such that an such that, अब देखो इसमें रुकना नहीं है ना, डाइवर्ज होती रहेगी, बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी. an is greater than delta for all n greater than is equals to m. जैसे जैसे n m से बड़ा होता जाएगा, an की वैल्यू डेल्टा से बड़ी होती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं. फॉर एग्जाम्पल मान लो लेट सीक्वेंस an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, मैंने सीक्वेंस मान लिया n स्क्वायर. मैं अगर n को 100 वैल्यू पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 का स्क्वायर. अगर मैं 101 पुट करूंगा तो 101 का स्क्वायर. तो मतलब वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, कभी भी रुकेगी नहीं. तो दिस इज द डाइवर्जेंट सीक्वेंस and diverges to infinity. सेम इसी केस में नेगेटिव इंफिनिटी, a sequence an is said to diverges to minus infinity if for given delta greater than 0, वही बात, however large there exist m belonging to naturals such that, अब देखो जो an है वो क्या आएगा, लेस देन माइनस डेल्टा. अब नेगेटिव साइड पर हमने कन्वर्ज करना है, तो नेगेटिव साइड पर तो हर अगली टर्म छोटे छोटे होती है, माइनस डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू n. तो इसकी एग्जांपल हम दे देंगे an इज इक्वल्स टू माइनस n का स्क्वायर. an इज इक्वल्स टू माइनस n का स्क्वायर. n को 100 पुट करो तो माइनस 100 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, 101 पुट करो तो 101 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन. तो पीछे 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 बढ़ती जाएगी, तो किसको चली जाएगी, an टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी. नाउ द ऑसिलेटरी सीक्वेंस, थर्ड डेफिनेशन इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है, अ सीक्वेंस an which is neither convergent को लिखते हैं CGT, nor divergent, उसको लिखते हैं DGT, is called oscillatory sequence. मतलब जो ना कन्वर्ज करेगी ना डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट करेगी, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर. तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है सीक्वेंस an is -1 पावर n. इसकी वैल्यू कभी -1 आएगी, कभी 1 आएगी, कभी -1 आएगी, कभी 1 आएगी. तो ये हमेशा ऑसिलेट करती रहेगी, कभी भी आंसर नहीं देगी, ये नहीं बताएगी ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस. क्लियर है ये सारे डेफिनेशन. इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर एक छोटा सा रिजल्ट है, 2 को रिजल्ट है. देखो जी, जो सीक्वेंस नोट बना लेते हैं, सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इंफिनिटी. अब देखो ये बढ़ती जा रही है, पर इसकी छोटी से छोटी वैल्यू तो होगी ना. सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इंफिनिटी implies sequence is bounded below. सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, नीचे से बाउंडेड होगी, ऊपर से बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड अबव. सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी इंप्लाइज सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव. ये जो है ये ऊपर से बाउंड रहेगी और नीचे से अनबाउंड रहेगी. तीसरा रिजल्ट है हमारे पास, तीसरा रिजल्ट है अ बाउंडेड ऑसिलेटरी sequence is also known as oscillates finitely sequence. एंड फोर्थ एग्जांपल, इसकी एग्जांपल तो है ना ये वाली एग्जांपल इज -1 पावर, बाउंडेड है, 1 से -1 से कभी आगे पीछे नहीं जा रही, और है बाउंडेड या अनबाउंडेड
oscillatory sequence is also known as oscillatory infinitely. इसकी एग्जांपल है -1 इंटू एन का स्क्वायर। देखो एन का स्क्वायर हमेशा बढ़ाता जाएगा वैल्यू को, -1 उसको ऑसिलेट करता रहेगा, कभी नेगेटिव वाली साइड आ जाएगा, कभी पॉजिटिव साइड आ जाएगा, और अनबाउंडेड है इसलिए वो इनफाइनाइट तक वैल्यूज जाएंगी इसकी। थ्योरम है थ्योरम नंबर 6। मैं इसका प्रूफ नहीं करवाऊंगा, पर ये थ्योरम इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। ये थ्योरम के जो रिजल्ट्स है ना, ये 4 रिजल्ट है इस थ्योरम के, रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये काम आएंगे बड़े हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं रिजल्ट समझा रहा हूँ करने क्या है, मतलब क्या है इस थ्योरम का। थ्योरम है जी हमारे पास, द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज ए पावर एन। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब ए पावर एन, मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जी एक ए पावर एन। इसका मतलब कि इसकी पहली टर्म क्या आएगी, ए पावर 1, फिर क्या आएगी ए स्क्वायर, A3, A4, A5 सो ऑन अप टू दिस, ये चलती जाएगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी पढ़ी हमने ना, मतलब कॉमन रेशियो आ रही है, और कॉमन रेशियो इसकी क्या आ रही है हमारे पास, ए आ रही है। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस के रिजल्ट बनते हैं हमारे पास 4 रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट ये है जी, ये डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को इफ ए जो है वो 1 से बड़ा होगा। द फर्स्ट रिजल्ट इज इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी इफ ए ग्रेटर देन 1। बड़े जनरल सा फॉर्मूला, मतलब जनरल सी बात है ये। मान लो अगर ए 2 है, मान लो अगर ए क्या है 2 है, 1 से बड़ा है ना, तो जीपी क्या हो जाएगी 2 की पावर n, मतलब पहली टर्म हो जाएगी 2, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 सो ऑन अप टू दिस, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं n को इंक्रीज करता रहूंगा, एज n इंक्रीजेस 2 की पावर n इंक्रीजेस, बढ़ती जाएगी ना, कम तो नहीं होगी। 2 की पावर 100, 2 की पावर 200, उससे और बड़ा होएगा, तो ये किसको चली जाएगी, दिस इंप्लाइज 2 पावर n डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। बड़ा सिंपल सी बात थी, समझने वाली बात थी, ये समझ लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पहला पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट है इसका कन्वर्जेस इफ a lies between -1 to 1। कन्वर्जेस इफ a lie between -1 to 1। देखो जी ध्यान से देखना, इधर वाली साइड पर इक्वालिटी नहीं है, पर इधर इक्वालिटी है। इस साइड पर इक्वालिटी नहीं है, इस साइड पर इक्वालिटी है। मैं 2 केस बना लेता हूं। केस 1 है मेरे पास, इफ a lie between -1 to 1। मैंने इधर वाला इक्वालिटी भी हटा दिया। a -1 और 1 कभी वैल्यू नहीं लेगा, उसके बीच वाली वैल्यूज लेगा, मतलब यहाँ 0 ले सकता है या पॉइंट्स में वैल्यू ले सकता है। मैं मान लेता हूँ a इज इक्वल टू 0.5, चाहे नेगेटिव में मान लो चाहे पॉजिटिव में मान लो। मैंने मान लिया a इज इक्वल टू 0.5। अगर a मेरा 0.5 है तो 0.5 की पावर n, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, 1/2 की पावर n। तो ये क्या आ जाएगा, पहली टर्म आ जाएगी 1/2, दूसरी क्या आएगी 1/2 का स्क्वायर, 1/2 3, 1/2 4 सो ऑन अप टू, ये चलती जाएगी ऐसे। नाउ एज n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, a की पावर n दैट इज 1/2 की पावर n दैट इज 0.5 की पावर n, ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ऊपर वाली टर्म जो है वो, जब पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो दिस इंप्लाइज इट कन्वर्जेस। चलो अब ये बात तो हो गई। अब मैंने इक्वल टू 1 छोड़ दिया था। अगर a मेरा जो है वो 1 है, अगर a 1 है तो सीक्वेंस क्या बन गई मेरे पास, 1 की पावर जो मर्जी कर दो, 1 1 1 1 1 1 सो ऑन अप टू दिस। ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस। और मैंने एक थ्योरम पूरी की थी कि कांस्टेंट सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट। तो चाहे वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में हो, चाहे +1 के इक्वल हो, तो आंसर मेरा हमेशा क्या आएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। चलो जी 2 केस हो गए, समय लगे। अब थर्ड केस की बारी आती है। थर्ड केस फिर से बड़ा सिंपल है। थर्ड केस कहता है ऑसिलेट्स फाइनाइटली। अब ये देखो जो -1 हमने नहीं लिया था ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब थर्ड केस कह रहा है ऑसिलेट्स फाइनाइटली इफ a इज इक्वल टू -1। -1 ले लो, -1 की पावर n, ये तो मैंने कितनी बार बता दी, और मैंने बोला था बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है।
तो -1 की पावर n, पहली इक्वेशन क्या बनेगी -1 की पावर 1, फिर -1 की पावर 2, थर्ड टर्म बनेगी -1 की पावर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन अप टू, चलता जाएगा। -1 की पावर 1 का मतलब -1 पॉजिटिव 1 -1 पॉजिटिव 1 फिर -1, तो ये क्या आ गई ऑसिलेट सीक्वेंस। क्लियरली पता लग रही है हमें ये क्या है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली, सिर्फ -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट केस की, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली इफ a इज लेस देन 1। अगर a लेस देन 1 है, मैं मान लेता हूं लेट a इज इक्वल्स टू -2 विच इज लेस देन -1, -2 -1 से छोटा है, तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी -2 की पावर n विच इज इक्वल्स टू -2 पावर 1 -2 पावर 2 -2 पावर 3 -2 पावर 4 -2 पावर 5, एक और लिख लेते हैं -2 पावर 6, सो अप टू दिस। देखो इसकी पहली टर्म क्या बनेगी -2, अगली टर्म क्या बनेगी 4, फिर -8, फिर 16 -32 64। देखो जी एक सीक्वेंस में बन रही है -2 -8 -16, इधर जा रही है 4, सॉरी 16 पॉजिटिव का था, -32 4 16 64, ऐसे इधर चलती जाएगी, ऐसे ही इधर बढ़ती जाएगी। देखो ये सेंटर पॉइंट है, इधर पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, इधर नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या कर रही है ऑसिलेट कर रही है, एक टर्म उधर आ रही है, एक इधर आ रही है, एक उधर आ रही है, एक इधर आ रही है, तो सीसो के जैसे क्या कर रही है ऑसिलेट और इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। तो ये है इसका मतलब, समझ लगी थ्योरम। तो ये बड़ी सिंपल सी थ्योरम थी। ठीक है, इसका प्रूफ आप एक बार खुद से पढ़ के देख लेना, बुक में से ना समझ लगेगी बता देना, कल डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज ये सिर्फ समझने की जरूरत है, सिंपल समझ लग गई बहुत है, क्वेश्चंस में काम आएगा। सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। अब हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के। सो मैं बाउंडेड वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीक्वेंस कन्वर्जेंट के क्वेश्चन करूंगा। सो एग्जांपल नंबर 3, फर्स्ट 2 एग्जांपल्स मैं नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3 इज by definition show that the sequence n plus 1 by n converges। अब पहले तो सुनो ये मतलब क्या है ना क्वेश्चंस का। अब मैंने बताया आपको पूरे चैप्टर में हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की कन्वर्जेंस के बारे में। अब क्वेश्चन की कन्वर्जेंस को प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं। अब मेरे को प्रूव करना है ये क्वेश्चन की ये कन्वर्जेंस और यूज करनी है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। अब जो मेरी डेफिनेशन थी, मान लो कोई भी सीक्वेंस an है वो कन्वर्ज कर रही है, an कन्वर्ज कर रही है, तो सॉरी गलत लिख दिया मैंने सिंबल, an कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस, an कन्वर्जेस। तो इसकी डेफिनेशन थी फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस जो भी उसकी लिमिट होएगी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये जो है ना n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, मैंने क्या करना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सेम है बाय डेफिनेशन वाले। मैं ये चीज मानकर चलूंगा, मैं क्या करूंगा ये चीज मानकर चलूंगा, मेरे को m की वैल्यू निकालनी है। मेरे को क्या करना है सिर्फ और सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू कैसे निकलेगी वो अपन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ना हमें हमेशा गिवन दिया होगा कन्वर्जेस प्रूव करना है, और कन्वर्ज किसको करेगा इसकी लिमिट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कन्वर्जेस टू 1। देखो क्वेश्चन करना कैसे, क्वेश्चन करने का तरीका समझते हैं पहले। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ की जरूरत नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है या लिख भी देंगे कोई बात नहीं। गिवन सीक्वेंस n plus 1 by n is any sequence, टू प्रूव है जी सीक्वेंस n plus 1 by n कन्वर्जेस टू 1। अगर हमें बाय चांस कन्वर्जेस टू 1 नहीं दिया या कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो हम इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल के पहले वो वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू बड़ी जरूरी चाहिए हमें। नाउ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटे से छोटा ले लो,
अब यहां पर ये नहीं लिखेंगे देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड m बिलोंगिंग टू नेचुरल्स सच दैट मोड ऑफ an माइनस एल की जगह क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, मैंने पहले तो प्रूव करना an माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और कौन सी वैल्यू के लिए होना चाहिए वो देखते हैं। an माइनस वन इज इक्वल टू वट इज द वैल्यू ऑफ an n प्लस वन बाई n माइनस वन, एलसीएम ले लो जी n प्लस वन माइनस n, ये n से n कैंसिल हो गया, ये बचा गया मॉडुलस ऑफ 1 बाय n। मेरे को शुरू में यहां से हुआ था an माइनस वन से ये आ गया, मेरे को प्रूव करना है ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो मैंने मान लिया दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन से छोटा कब हुआ, व्हेन एवर 1 बाय n मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको रेसिप्रोकल कर लो, मॉडुलस n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो मैं मान लेता हूं लेट m इज इक्वल्स टू, लेट m इज इक्वल्स टू let m is equals to सॉरी, जब मैंने रेसिप्रोकल किया ना तो ये n तो ऊपर चला गया, इधर ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन आएगा। लेट m इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ n विच इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन। m इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ n विच इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन। तो देखो जी मेरा क्वेश्चन क्या बना, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ n माइनस, ये पूरी डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, for given epsilon greater than 0 however small modulus of an, यह पूरा नाम लिख लो, modulus of n over n plus 1 minus 1 is less than epsilon कब, whenever m is greater than is equals to m is greater than is equal to n where n is greater than 1 by epsilon। देखो जी m की वैल्यू आ गई ना, m इससे बड़ा होना चाहिए, इस नंबर से जब भी n बड़ा होगा 1 by epsilon से जब भी m क्या होगा बड़ा होगा, तब ये टर्म 1 को कन्वर्ज करेगी। दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n प्लस 1 by n इज इक्वल टू 1। देखो डेफिनेशन हमें क्लियर करनी है। डेफिनेशन कहती है कि भी कन्वर्जेंट कब होगी कोई डेफिनेशन, जब an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, व्हेन एवर m ग्रेटर देन n। ये वैल्यू निकालनी है m की, m कब बड़ा होना चाहिए, m इस n से बड़ा होगा जो n क्या है ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन है। 1 बाय एप्सिलॉन से जब भी हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या कर देगी, कन्वर्ज कर देगी। एक डेफिनेशन और करते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी और तरीके से हमारे पास। प्रूव दैट द सीक्वेंस an इज इक्वल्स टू दिस कन्वर्जेस टू 2 by 3। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, भी 4 करते हैं इसके बाद, पहले इसके जैसी सेम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट सीक्वेंस an where an is equals to 2n minus 1 by 3n plus 5 converges to 2 by 3, converges to 2 by 3। देखो जी अब क्या करना है, मैंने गिवन an is equals to 2n minus 1 over 3n plus 5 and sequence let, यहाँ सॉरी टू प्रूव है ना, सो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल वी हैव टू फाइंड m belonging to naturals such that modulus of an minus 2 by 3, जो मेरे को वैल्यू दी है 2 by 3 which is equals to what is an, 2n minus 1 over 3n plus 5 minus 2 by 3। एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो, 3 into 3n plus 1, 3 into 2n minus 1 minus 2 into 3n plus 1 का मॉडुलस।
it is equals to 6n minus 3 minus 6n minus 2 divided by 3 into 3n plus 1. 6n से 6n कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3n प्लस 1. नेगेटिव मॉडुलस में खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 5 बाई 3 इंटू 3n प्लस 1. देखो जी, मैं शुरू हुआ था an माइनस 2 बाई 3 से, पहुंच गया मैं यहाँ तक. मेरे को चाहिए क्या था, ये लेस देन एप्सिलॉन, मैंने इसको लेस देन एप्सिलॉन मान दिया. सो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ an माइनस 2 बाई 3 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर. कब होगा ये लेस देन एप्सिलॉन? 5 बाई 3 इंटू 3n प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन. मैंने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है. सो n की वैल्यू क्या आएगी? इट इज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल कर दो, 3 बाई 5 इंटू 3n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन. 3n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5 बाई 3 एप्सिलॉन. 3n प्लस 1 ग्रेटर देन 5 बाई, सॉरी नॉट प्लस 1, 3n ग्रेटर देन 5 बाई 3 एप्सिलॉन माइनस 1 एंड n इज ग्रेटर देन 1 बाई 3 इंटू 5 बाई 3 एप्सिलॉन माइनस 1. देखो जी, मेरी n की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन दिस. अब n की वैल्यू इससे बड़ी है. एक्चुअली में ना पिछले क्वेश्चन में भी हम ये चीज कर सकते हैं, जैसे हमने वो किया था वो भी ठीक था. हमें m चाहिए, m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स. ये नेचुरल नंबर तो नहीं आया, ये तो कोई ना कोई डेसिमल में भी हो सकता है. तो नेचुरल नंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, n ग्रेटर देन दिस, तो मैं मान लेता हूं n इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने एक डेफिनेशन किया, मैं इसके बाद बताता हूं. 1 बाई 3 5 बाई 3 एप्सिलॉन माइनस 1 प्लस 1, इट बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर. ठीक है जी. सो टेकिंग m greater than is equal to n, which is equals to greatest integer of 1 by 3 5 by 3 epsilon minus 1 greatest integer plus 1. तो ये अपने आप ही उससे एक नंबर बढ़ा आएगा हमारे पास. ठीक है जी. सो दिस इंप्लाइज फॉर गिवन एप्सिलॉन, मेरे को m की वैल्यू चाहिए थी निकालनी. गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small, modulus of an minus 2 by 3 is less than epsilon for all n greater than is equal to m. m greater than हमने गलत लिख लिया. m is equal to n. m taking m is equal to n, which is this plus 1 ना, this plus 1. So for all n greater than is equal to m, where n is equals to greatest integer of 1 by 3 5 by 3 epsilon minus 1 plus 1. देखो जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या चीज है. क्वेश्चन समझ लगा, क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारे यहाँ तक, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया. ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं. एक ना फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ा था आपने शायद इससे पहले. ग्रेटेस्ट इंटीजर जिंट बोलते हैं जिसको, जिंट ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर ये चीज है, ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. सपोज मैंने 0.5 पुट किया, नंबर लाइन बना लेते हैं. ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. अगर कोई मैं नंबर 0.5 लेता हूं तो ये इससे एक छोटा नंबर लेता है, नेचुरल 0. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0. अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 की बात करता हूं तो वो 1.5 यहां पर आएगा, तो इससे पिछले वाला नंबर 1 की बात करेगा. सो ऐसे ही यहां पर था मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक छोटा नंबर लेना था, पर मेरे को तो n ग्रेटर देन के लिए चाहिए होता है, इसलिए मैंने साथ में क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस 1 लगा दिया. तो ये है तरीका इसको सॉल्व. एग्जांपल नंबर 4. Example number 4 is if an and bn are two sequence. Now we are given with the two sequence such that modulus of an is less than equal to bn. ये हमें given है. हमने प्रूव करना है an नल सीक्वेंस रहेगी अगर bn नल सीक्वेंस रहेगी. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था बीच में. So this example is given an and bn are two sequences such that modulus of an is less than is equals to modulus of bn. मैंने मान लिया an जो है वो bn से छोटा है, ये गिवन है मेरे को. Also given bn is null sequence. अगर bn null sequence है, this implies bn converges to 0. Therefore for given epsilon, मैं definition लगा देता हूँ, for given epsilon greater than 0 however small, there exists m belonging to naturals such that modulus of bn minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to. Minus 0 means finish, it is mod bn is less than epsilon for all n greater than equal to. Also
consider modulus of an minus 0, it is equals to modulus of an which is less than is equal to modulus of bn, given है ये हमारे पास. This implies modulus of an minus 0 से मैं start हुआ था, modulus of an minus 0, it is less than is equals to modulus bn, it is less than epsilon for all and greater than equal to using 1. इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1. So this implies modulus of an minus 0 is less than epsilon for all and greater than equal to 1. This implies sequence an is null sequence. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिनिश हो गया. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट इज, हमने कर लिया एग्जांपल 3 कर ली, 4 कर ली, 5 कर ली. नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल नंबर 6. वो 3 और 5 की जैसी सेम है. We move to example number 6. The example 6 is, show that by definition, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है. Show that limit n tend to infinity 3n by n plus under root 3n by n plus 5 under root n is equals to 3. मैंने प्रूव करना है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, मेरे को दिया गया है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी का मतलब यही कन्वर्जेंस दी हुई है और l की वैल्यू 3 दी गई. तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. गिवन an इज इक्वल्स टू 3n बाय n प्लस 5 अंडर रूट n, l जो लिमिट है वो 3 है. सो कंसीडर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, however small, we have to find m belonging to naturals such that modulus of an minus l is equals to 3n by n plus 5 under root n minus 3. It is equals to LCM ले लो, n plus 5 under root n, 3n minus 5n under root n. क्लियर है जी. सॉरी माइनस 5 इंटू 3 15 आएगा यहाँ पर. ठीक है जी. तो 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव मॉडुलस में खत्म हो जाएगा, तो ये बचा 15n अंडर रूट n डिवाइडेड बाय n प्लस 5 अंडर रूट n. ऊपर से अंडर रूट n, नीचे से अंडर रूट n निकलेगा, कॉमन कट जाएगा, तो बचेगा 15n बाय अंडर रूट n प्लस 5. देखो जी शुरू हुआ था मैं an माइनस 3 से, जहां तक आ गया. मेरे को चाहिए क्या होता है एप्सिलॉन, मैंने मान लिया वेन एवर, ये कब है एप्सिलॉन से छोटा, वेन एवर 15n बाय अंडर रूट n प्लस 5 इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है जी. 15n बाय अंडर रूट n प्लस 5 माइनस एप्सिलॉन. सॉरी थोड़ी सी गलती हुई है हमारे पास यहाँ पर. जब मैंने एलसीएम लिया तो 3n तो मल्टीप्लाई हुआ, ये n नहीं आ रहा कोई यहाँ पर, ये गड़बड़ है. अंडर रूट n से सिंपल अंडर रूट n से कटिंग की मैंने ऊपर नीचे, तो ये मेरे पास नहीं है. सो इट इज दिस 15 बाय अंडर रूट n प्लस 5. अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, अंडर रूट n प्लस 5 बाय 15 इज लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी इज ग्रेटर देन, रेसिप्रोकल लिया 1 बाय एप्सिलॉन. ये 15 उधर ले जाओ, अंडर रूट n प्लस 5 ग्रेटर देन 15 बाय एप्सिलॉन. अंडर रूट n इज ग्रेटर देन 15 बाय एप्सिलॉन माइनस 5. तो n की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 15 बाय एप्सिलॉन माइनस 5 का होल स्क्वायर. अब फिर से वही बात, ये टीचर तो है नहीं, सॉरी नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो मैं क्या मानूंगा, n इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15 बाय एप्सिलॉन माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1. ठीक है जी. सो टेकिंग लास्ट टाइम बस हमारी जाएगी, खत्म होगा क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ. सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, however small, modulus of an minus 3 is less than epsilon for all n greater than is equal to m, taking m is equals to n is equals to ये जो मॉडुलस वाला नंबर है प्लस 1, 15 बाय n, सॉरी 15 बाय
एप्सिलॉन माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, पेपर में आई हुई है अभी रिसेंटली, इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट एग्जांपल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स की इनमें सभी में प्रूव करना था कन्वर्जेंट। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमने प्रूव करना है नॉट कन्वर्जेंट। एग्जांपल नंबर 7, शो दैट सीक्वेंस an is equals to minus 1 power n is not convergent। और इसकी एक और स्टेटमेंट है, शो दैट सीक्वेंस an is equals to minus 1 power n oscillates finitely। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। गिवन an is equals to minus 1 power n, मैंने प्रूव करना है कि ये क्या चीज है जी, नॉट कन्वर्जेंट है। मैंने प्रूव करना है ये नॉट कन्वर्जेंट है। लेट अस सपोज, तो मैं ऑपोजिट मान लेता हूं, लेट अस सपोज सीक्वेंस an is convergent sequence and converges to 1। मैंने मान लिया किसको कन्वर्ज करता है, 1 को कन्वर्ज करता है। 1 को ले लें, l को ले लें, कन्वर्जेस टू l। 1 नहीं लेते हम, l ले लेते हैं। देयरफॉर अगर कन्वर्ज करते हैं तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लग जाएगी। देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन, ये थोड़ा सा मैं जगह छोड़ देना यहाँ पर, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल, छोटे से छोटा नंबर लेना है। यहाँ इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वो मैं अभी बता दूंगा। गिवन हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू नेचुरल्स सच दैट मॉडुलस ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। मैंने मान लिया कि ये क्या है, इससे हमारे पास an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। इन पर्टिकुलर मैं मान लेता हूँ, इन पर्टिकुलर n m से जब भी बड़ा या इक्वल होगा तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इन पर्टिकुलर फॉर n इज इक्वल्स टू m एंड m प्लस 1, मैं दो के लिए केस कंसिडर कर लेता हूँ। am माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन एंड am प्लस 1 माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी क्योंकि उसने बोला m या m के बाद ये हर नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगी। कंसिडर am माइनस am प्लस 1, मैंने दो टर्म्स का नेगेटिव कंसिडर कर दिया। इट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ am माइनस l प्लस l को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ am, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ am वैल्यू इज an इज माइनस 1 पावर n, तो an इज माइनस 1 पावर m माइनस 1 पावर m प्लस 1 का मॉडुलस। इट इज इक्वल्स टू am माइनस l प्लस ब्रैकेट्स l माइनस am प्लस 1। मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज लेस देन इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। इधर देखो ये है जी माइनस 1 पावर m माइनस, इसको मैं लिखता हूँ माइनस 1 पावर m इंटू माइनस 1, टोटल पावर m प्लस 1 थी ना, बेस अलग अलग कर लिए, पावर ऐड हो जाएगी। माइनस 1 पावर m कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा 1 माइनस माइनस 1। ठीक है जी बात। इट इज लेस देन इज इक्वल्स टू नॉट लेस देन am माइनस l इज लेस देन am माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये भी क्या है लेस देन एप्सिलॉन। माइनस 1 तो खत्म हो जाएगा मॉडुलस में, 1 प्लस 1 ये क्या बच गया 2, 2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, 2 को डिवाइड कर दो 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। यहाँ मैंने लिखा एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ एप्सिलॉन 1 आ रहा है ना, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ एप्सिलॉन इज लेस देन 1। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 हाउएवर स्मॉल, छोटा नंबर लेना है। यहाँ आ गया एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज wrong. This implies sequence an is equals to minus 1 power n is not convergent। देखो जी अगर तो पहली स्टेटमेंट आती है तो ये काम खत्म हो गया। अगर स्टेटमेंट आती है दूसरी वाली, शो दैट दिस ऑसिलेट्स फाइनाइटली, फिर नीचे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। ऑल्सो, बस एक लाइन और लिखनी है, ऑल्सो
the bounds of also the bounds of sequence an is equal to -1 power n are -1 and +1, and an is not convergent. This implies an oscillates finitely. बस खत्म हो गया. बस ये 2 लाइनें साथ में और लिखनी है, ठीक है जी. तो बस इतना ही है, क्वेश्चन है फिनिश होगा.